हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की सुपर डुपर क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है वैद्युत सेलों का संयोजन। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन सीखा हुआ है और उससे पहले हम लोगों ने संधारित्रों का संयोजन सीखा हुआ है। मतलब सोचो यार, एक बार संधारित्रों का संयोजन, एक बार प्रतिरोधों का संयोजन और अब सीखने जा रहे हैं हम लोग सेलों का संयोजन। तो दोस्तों, ये जो सेलों का संयोजन होने वाला है ना, ये प्रतिरोधों और संधारित्रों के संयोजन से थोड़ा हटके होने वाला है। बड़ा मज़ेदार होने वाला है, बड़ा गजब का होने वाला है। तो इस क्लास का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाइए। निकाल लीजिए भैया कॉपी और पेन और हर चीज़ को बढ़िया से समझिए, हर चीज़ को बढ़िया से नोट्स बनाइए ताकि आपके पास एक बढ़िया सा सुंदर सा नोट्स हो जिसको लेकर के आप अब की बार 90 पार कर सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वाली क्लास में। तो उस वैद्युत सेलों का संयोजन जो होता है ना, सेलों का जो संयोजन होता है ना दोस्तों, वह कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। सेलों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। कौन कौन? एक होता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है सेलों का समांतर क्रम संयोजन और दोस्तों एक होता है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। तो आज की क्लास में हम सभी लोग सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और सेलों का समांतर क्रम संयोजन देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास लंबी होने वाली है लेकिन आपको भागना नहीं है क्लास छोड़ करके। अगर दोस्तों आपको समझ में आएगा ना, आप पूरा लास्ट तक बढ़िया से देखोगे। नहीं समझ में आएगा, आप शुरू में फुर्र हो जाओगे। तो दोस्तों फुर्र होने नहीं देंगे, आपको मजबूर कर देंगे पूरी क्लास को देखने के लिए। तो देखो तो हम लोग यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन समझते हैं। देखो भैया, श्रेणी क्रम संयोजन की ना अपने को परिभाषा थोड़ी चाहिए, अपने को ये चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। देखो क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक सेलों को, मैंने क्या बोला, जब 2 या 2 से अधिक सेलों को इस प्रकार जोड़ें कि पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से, इसी प्रकार से सभी सेल जोड़े जाएं तो यह क्या कहलाता है? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब बताओ भैया, ये परिभाषा हमको लिखना चाहिए क्या? ये परिभाषा आपको अपनी कॉपी में लिख के रट्टा मारना चाहिए? एकदम नहीं, सामने दिख रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक सेल इस प्रकार जोड़े जाएं कि पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से। ये कोनो याद करने वाली चीज़ है का? एकदम नहीं। ठीक, अब देखो, अब जो माना फलाना ठिकाना लिखना है ना, उसको यहाँ पे सीखो। ठीक है, माना फलाना ठिकाना लिखना सीखो। कैसे? देखो, बोलना सीखो पहले मेरे साथ। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इस तरीके से देखो बीच में डॉट डॉट लगाया गया है। ठीक है भाई, एक डॉट मिटा दूँ तो आपको और डॉट लगेगा। अब डॉट लग रहा है ना, ये डॉट डॉट बनाया गया है। इसका मतलब है दोस्तों बिचवा में ना ढेर सारे सेल जोड़े गए हैं। इधर बिचवा में ढेर सारे सेल जोड़े गए हैं और ढेर सारे कितने? n सेल जोड़े गए हैं। बहुतय सेल जोड़े गए हैं, बहुतय मतलब n सेल जोड़े गए हैं। तो अब ये सभी सेल किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल बड़का E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। क्या लिखोगे? माना स्मॉल n सेल, ठीक है, माना स्मॉल n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल बड़का E तथा आंतरिक प्रतिरोध छोटा r है। इन सेलों से बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा स्मॉल I मान लेते हैं। इन सेलों से बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा स्मॉल I है। ठीक है, बस इतना लिखना है। अब बताओ, ये भी चीज़ मैं लिखूँ यहाँ पे वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं प्योर डेरिवेशन पे आऊँ, कुछ शब्द को बोल दिया करूँ जो आपको जरूरी लिखा करे, लगा करे। दोस्तों पक्का लिख लिया करो। ठीक है, माना n सेल जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं और इन सेलों के कारण या इन सेलों से बहने वाली धारा I व बाह्य प्रतिरोध R में जा रही है। बस सिंपल सी बात है। अब दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो आपको इतने सारे सेल दिखाई दे रहे हैं, सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। अच्छा, मैं आपसे पूछूं किस क्रम में जुड़े हैं? आप कहोगे अरे सर ये तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एकदम बात सही है। क्या श्रेणी क्रम में इनका विभव समान होता है? आप कहोगे अरे नहीं सर, श्रेणी क्रम विभव नहीं, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। श्रेणी क्रम में विभव नहीं, धारा समान होता है मेरी लाडलों।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका विद्युत वाहक बल भली से ई लिखा हुआ है, लेकिन इसका ई, इसका ई, इसका ई और जितने बिचवा में ढेर सारे हैं सबका ई होते हुए जोड़ते जाओ, 1 ई, 2 ई, 3 ई, पूरे कितना तक, यन तक, क्या हो जाएगा, यन ई। इस बात को मैं लिखता हूँ, देखो क्या लिखूंगा, सेलों का, ठीक है, या सेलों का कुल विद्युत वाहक बल या पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल, ठीक ना, सेलों का लिखते भाई, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल, देखो विद्युत वाहक बल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लेते, विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, मतलब इतने ढेर सारे सेल लगे हैं, सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, 5 ई, ऐसे से कितने हैं, यन तक है, यन ई, मजा आ गया, यन ई। तो कहाँ लिख दें हम लोग, यन ई, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल बराबर यन ई, हो गया ना। चलो भाई एकदम मजा आ गया। अब देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। देखो दोस्तों बहुत ही आसान होने वाला है ये, ठीक है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अभी हमारे सभी सेल किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, क्या होता है, मान लेते हैं श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध R डैश है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश है, सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3 + R4, जानते हो ना, एकदम जानते हैं। तो यहाँ पे R डैश बराबर R1 का काम R कर रहा है, R2 का काम R कर रहा है, R3 का काम R कर रहा है, Rn का काम वो भी R ही कर रहा है। R कितना तक डायरेक्ट में ले तो क्या, यन तक, n तक। अब बताओ 1 R, 2 R, 3 R, ये सर यन R हो गया, तो R डैश यहाँ लिखते हैं भैया, यहीं लिखते हैं R डैश बराबर n R, कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया। अब ये कुल आंतरिक प्रतिरोध के साथ ये जो बड़का R जुड़ा है ना दोस्तों, कुल आंतरिक प्रतिरोध के साथ ये जो बड़का R जुड़ा है ना, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो पूरे परिपथ का जो आपको परिपथ दिखाया गया है, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध है, परिपथ का कुल प्रतिरोध है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। आप कहोगे सर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो R1 + R2 कर दीजिए। R1 का काम है यह R, R2 का काम है बड़का R। मजा आ गया। ये दोस्तों परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। लेकिन अपने को पता है क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए कुछ पता ही नहीं है। अब दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है, देखो क्या फार्मूला बताया है कि अगर आपको श्रेणी क्रम मतलब कोई परिपथ, उस परिपथ में यन सेल जुड़े हों तो उन सेलों के कारण आप प्रवाहित धारा का मान अगर निकालना चाहते हो, I बराबर होता है E/R + r। अभी याद आएगा, अभी देखो जरा, देखते जाओ। मान लेता हूँ इन सेलों के कारण परिपथ में बहने वाली धारा I है, देखो लिखा गया ना I, मतलब जितने सारे सेल लगे हैं सभी सेलों से बहने वाली धारा क्या है, I है। यदि इन सेलों के कारण, यदि इन सेलों के कारण प्रवाहित धारा, क्या बोल दूं मैं, प्रवाहित धारा i हो, प्रवाहित धारा i हो, तब I बराबर, ब्यूटीफुल फार्मूला ले देता हूँ, I बराबर E/R + r होता है। तो मैं इसको शब्दों में लिखना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखो क्या लिखता हूँ, I बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध है, परिपथ का कुल प्रतिरोध है। अब ये दोस्तों ये फार्मूला हो गया आपका I निकालने का। तो हमने क्या माना हुआ है कि जो अपने सारे सेल लगे हैं, इन सारे सेलों के कारण परिपथ में बहने वाली धारा का है छोटका I है। अब देखो जरा क्या हो जाएगा, I बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या है, NE है, क्या है, NE है, बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है, NR + बड़का R हो गया। दोस्तों ये तो हमारा फार्मूला आ गया, बस इसी की हमको तलाश थी, इसी की दोस्तों हमको क्या थी, तलाश थी। देखो ये हमें मिल गया
कितने आसान तरीके से मिला, बस हमें केवल ये फार्मूला पता होना चाहिए। जब दोस्तों ये फार्मूला पता रहेगा तो हमको पता रहेगा कि हमको कुल विद्युत वाहक बल निकालना है और कुल प्रतिरोध निकालना है। कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पे निकला, कुल प्रतिरोध यहाँ पे निकला। ये हमने छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा सा फार्मूला लगाया और फार्मूले मिला के मनवा पटक दिया। अपने आप जो फार्मूला चाहिए था वो फार्मूला निकल के आपके सामने तैयार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ना हम लोग 2 नोट पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। 2 नोट पॉइंट देखते हैं, समझते हैं वो दोनों नोट पॉइंट क्या है, जरा गौर कीजिएगा। दोस्तों आप गौर करेंगे तो आपको नोट पॉइंट देखो जरा मजा आ जाएगा। अभी नोट 1 देखो, नोट 1 में क्या है, आपको धारा अधिक चाहिए, ठीक है। आपको धारा अधिक चाहिए तो धारा अधिक चाहने के लिए नीचे वाला क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अब नीचे वाले में 2 लोग हैं, एक है एन आर, एक है कैपिटल आर। तो मान लेते हैं पहले यदि एन आर बहुतय बड़ा हो बड़का आर से, यदि दोस्तों एन आर बहुतय बड़ा हो कैपिटल आर से, तब देखना क्या हो जाएगा, तब आई बराबर अब देखो भैया एन आर जो है ना बड़का आर के आगे बहुतय बड़ा है, तो बहुतय बड़ी चीज़ के आगे ना बहुतय छोटी चीज़ की कोनो वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आप खुद इस चीज़ को देखते हो, समझते हो कि अगर मान चलो कि आपके पास 1 लाख रुपया आप ले जा रहे थे, उसमें से 1 रुपया गिर गया, आप कुछ ही नहीं परेशान होगे, ठीक है। आपको अरे छोड़ो यार 1 रुपया की कौन वैल्यू है। लेकिन जब आप 5 रुपया रखोगे ना, उसमें से 1 रुपया गिर जाएगा, अरे यार 5 रुपये रहा, 1 रुपया गिर गए, तो वहाँ पे आप परेशान होगे। आपके पास करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया में से 10 रुपया कहीं खो गया है, परेशान होगे, एकदम नहीं परेशान होगे, ऐसा लगेगा आपका पैसा ही नहीं खोया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ के आगे बहुत छोटी चीज़ को जीरो मान लेते हैं। जैसे आप मान लेते हो कि मेरा पैसा खोया ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं हेराया है, ठीक है। वैसे यहीं यहाँ पे तो आई बराबर एन ई बटा एन आर, ये देखो एन तो कट गया, तो आई बराबर क्या मिला, ई बटा आर, आई बराबर ई बटा आर। अब दोस्तों पता है ये ई बटा आर का दिखा रहा है, ई बटा आर ये दिखा रहा है, ई बटा आर ये दिखा रहा है कि हमने श्रेणी क्रम में कितना सेल जोड़ा, एन सेल। कितना सेल जोड़ा हमने, एन सेल। और धारा कितनी मिली, ओहो 1 सेल के बराबर। सोचो हमने 56 सेल लगाया और धारा कितनी मिली, जितनी 1 सेल से मिलनी चाहिए। बताओ ज़्यादा मिला कि कम मिला। आप कहोगे अरे सर हमने 56 सेल लगाया और हमको धारा मिला केवल 1 सेल से, मतलब ख़राब है। तब तो भैया अगर हमको धारा ज़्यादा चाहिए तो हम ऐसे सेलों को कतई सोचबा ही नहीं करेंगे कि हम श्रेणी क्रम में जोड़ें जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा हो। अब इस बतिया को अपने मन से लिखोगे, क्या लिखोगे, इस दशा में स्मॉल n सेलों के कारण प्रवाहित धारा, इस दशा में स्मॉल n सेलों के कारण प्रवाहित धारा 1 सेल से प्राप्त धारा के बराबर होती है। इसी को थोड़ा शब्दों में लिख दोगे ना, मज़ा आ जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, बालवाम पढ़ने में मज़ा आएगा। इस दशा में n सेलों के कारण प्रवाहित धारा 1 सेल से प्राप्त धारा के बराबर होती है। मतलब हम भैया ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में कतई नहीं जोड़ेंगे जब हमको धारा ज़्यादा चाहिए कि उसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ही ज़्यादा हो। अच्छा नोट 2 देखते हैं। नोट 2 में क्या खबर मिलती है हमको, नोट 2 लगाते भैया, नोट 2। अब देखो नोट 2 दोस्तों क्या मिलने वाली है, आप कहोगे यदि आपकी बार जो एन आर है ना बहुत छोटा हो, किससे, बड़का आर मतलब बाह्य प्रतिरोध से। अगर दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से छोटा हो तब देखो, तब आपको आई बराबर क्या मिल जाएगा, आप कहोगे आई बराबर एन ई बटा बड़का आर। और ये देखो यहाँ पे कमाल हो गया दोस्तों, आई बराबर एन ई बटा आर। आप देख रहे हो हमने कितना सेल लगाया है, एन सेल लगाया है। कितना सेल हमने श्रेणी क्रम में लगाया है, एन सेल लगाया है। और एन सेलों से हमको उतनी धारा मिल रही है जितनी कि 1 सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होती है। देखो ई बटा आर मतलब 1 सेल से प्राप्त धारा, एन का गुणा हो गया है, मतलब 1 सेल से प्राप्त धारा की n गुनी है, 1 सेल से प्राप्त धारा की n गुनी है। तो दोस्तों यहाँ पे शब्दों में सजा उजा के लिखना, क्या लिखना, इस दशा में स्मॉल n सेलों के कारण प्रवाहित धारा 1 सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होती है, 1 सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होती है। अब बताओ जरा धारा ज़्यादा मिला कि कम मिला।
धारा ज़्यादा मिला कि कम मिला? आप कहोगे रे सर आपकी धारा झौवर मिल गया, बहुत ज़्यादा मिल गया। धारा क्या मिला? बहुत ज़्यादा मिल गया। जब दोस्तों धारा बहुत ज़्यादा मिल गया है, कब मिला? जब इसका बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा था। अतः अधिक धारा प्राप्त करने के लिए ऐसे सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जिनका बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा होता है। धारा अधिक प्राप्त करना है, श्रेणी क्रम में कैसे सेलों को जोड़ोगे? 1 नंबर पूछता है। अधिक धारा प्राप्त करने के लिए ऐसे सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जिनका बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत 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 ज़्यादा हो। ठीक है, मज़ा आ गया? ये सब शब्दों को आप लोगों ने जो मैं बोला हूँ ना, इन सब शब्दों को आप सजा के अपनी कॉपी में लिख लोगे, तब आपको मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अब दोस्तों मैं साइड हो गया हूँ। आपको साइड मेरे पे साइड होने के बाद थोड़ी लिखना है। साइड होने के बाद जो लिखोगे ना, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो शब्द बोला उस शब्द को लिखना है, यहाँ पे जो मैंने शब्द बोला उस शब्द को लिखना है, अतः करके बोला धारा अधिक कब प्राप्त होती उसको लिखना है, तब आपको मज़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा श्रेणी क्रम संयोजन। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। अब हम लोग देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। उसके लिए फिगर वगैरह तो बनाना पड़ेगा। अब फिगर हम लोग थोड़ा ऊपर बनाएंगे ताकि हमें क्या मिले, पर्याप्त जगह मिले। ठीक है, और ये थोड़ा ना शब्द आप लोग ना वीडियो को अगर स्पीड में नॉर्मल में करोगे तो आपको सब कुछ लिखने को मिल जाएगा। नॉर्मल में कर लिया करो, और नॉर्मल में करने के बाद हर एक चीज़ को ना बढ़िया तरीके से अपने कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में सजा सजा के लिखा करो, तब देखा करो आपका नोट्स जो है ना क्या VIP नोट्स बनेगा यार। ठीक ना। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब समांतर क्रम संयोजन। और कमाल की बात यार, समांतर क्रम संयोजन में हमको 2 पार्ट पढ़ना है। समांतर क्रम संयोजन में हमको 2 पार्ट पढ़ना है। देखो क्या क्या, पहला तो हम लोग डालते हैं सब, दूसरा क्या भाई हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन किसका? सेलों का ना, ऐसे लिखे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेलों का समांतर क्रम संयोजन ना, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब दोस्तों ये समांतर क्रम संयोजन में हमको 2 पार्ट पढ़ना है। ठीक है, वाह सर 2 पार्ट पढ़ना है, गजब, कितना पढ़ना होता है। देखो भाई जरा, जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो, जब सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है ना, देखो विद्युत वाहक बल ये क्या हो? समान हो। ये दूसरा हम लोग समझ जाओगे। अब क्या पढ़ना होगा? जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो, है ना। एक कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो, और दूसरे हम लोग पढ़ेंगे जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो। और दोस्तों हम लोग देखते हैं जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो। देखो कैसे देखते हैं, देखो ये मैं बनाता हूँ फिगर, मस्त फिगर, लल्लन टॉप फिगर बनाता हूँ। देखो ये हो गया अपना पहला सेल, ये देखो पहला सेल हो गया। सेल के साथ ना ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध जानते हो ना, सेल का घोल जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वही आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। मैंने बताया था सेल का घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में गद्दारी करता है। सेल का घोल जो गद्दारी करे वही आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये पहला सेल हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, इसके समांतर क्रम में हो गया। ठीक है, ये दूसरा सेल, ये दोस्तों हो गया दूसरा सेल। ठीक है, इसी तरीके से मैंने तीसरा सेल ले लिया। तो दोस्तों ऐसे 3 ही सेल नहीं लेना है, हमको बहुत सारा सेल लेना है। तो का बहुत सारा ले करके बोडवा भर दें, निचवा चले जाएं, यहाँ ऊपरा चले जाएं, नहीं, समझो ये लास्ट वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये समझो ये 9वां वाला सेल है। ठीक है, ये हमने समझो कि बहुत सेल ले लिया। ठीक, अब सभी सेलों को हम लोग क्या करते, देखो ये देखो भाई ये मस्त लग रहा है ना भैया, मस्त फिगर लग रहा है ना। ठीक है, अच्छा ना लगे बताना भाई। ठीक है, अपनी तरफ से मैं ये पूरा अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। देखो यार, अब देखो ये बाह्य प्रतिरोध, देखो दोस्तों ये या देखो ये वाला हो गया आपका बाह्य प्रतिरोध, और यहाँ मैं लगा देता हूँ कुंजा। ठीक है, या देखो ये यह बन गया मस्त फिगर, लल्लन टॉप फिगर, जबरदस्त बन गया। आपने देखा फिगर बनाना कितना आसान हुआ ना। अच्छा, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है? समान है। अगर ये भैया ई है ना तो इनको भी ई होना पड़ेगा, ये भी बेचारा ई है,
ये भी बेचारा ही है और ये बेचारी आर है, बेचारी है। ठीक है, देखो ये आर हो गए, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। सेल से धारा जो बहता है माइनस से प्लस को, देखो ये धारा I1, ये धारा I2, ये धारा I3, ये धारा I4, सब मिल करके यहाँ पे मिल गए, बन गया I धारा यहाँ पे जा रहा है किसमें, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में, ये है कुंजी। ठीक, फिर धारा यहाँ से होकर ऐसे चला जाता रहेगा। दोस्तों ये देखो फिगर कितना अच्छा लगने लगा। अब हमको क्या करना है, वही फार्मूला अप्लाई करना है। I बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। और कोनो नया हमको कुछ करने नहीं है, ठीक है, नया कुछ करना नहीं है, पुराने से थोड़ा हमको सीखना है। आओ दोस्तों मिलके सीखते हैं। तो अपने को क्या करना है, पहले हमें निकालना है परिपथ का यानी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। लिखते भाई सेलों का कुल विद्युत, उस शब्द देखोगे ना जो भी इससे पहले मैं कराया हूँ, इसको देखोगे आपको लगेगा ना कि एकदम जैसे ना हूबहू एकदम मैं छापा हूँ, कोई ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ दोस्तों इस तरीके से कराऊँ ताकि आपको ना सिमिलरिटी मिलता रहे, समानता। सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। आप समझो भैया, ये सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल ना ई ही होगा, केवल ई होगा। आप देखे चौंक हो गए, अरे सर इतने सारे सेल लगे हैं और आप बता रहे सभी सेलों का विद्युत वाहक बल केवल ई होगा, ये तो हमारे समझ से बाहर है, हमको पच ही नहीं रहा है। समझो अभी पचेगा। समांतर क्रम में ना सभी सेलों का विभवांतर समान होता है, समांतर क्रम में सभी सेलों का विभवांतर का होता है, समान होता है। अगर देखो यहाँ पे इनका ई है तो इनका भी ई है, इनका भी ई, इनका भी, इनका 5 वोल्ट है, इनका भी 5 वोल्ट रहेगा, इनका 5 वोल्ट रहेगा, इनका 5 वोल्ट रहेगा, सबका 5 वोल्ट रहेगा। अब नहीं सबको आप जोड़ नहीं सकते, ठीक है, बगल नियम यहाँ पर लिख लेना। क्यों, क्या देखोगे यार, ये तो आपको दिख ही रहे ना समांतर क्रम है। ठीक, अच्छा ये तो सबका विद्युत वाहक बल निकल गया। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में सबका मान वही रहता है। ऐसे लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो, समांतर क्रम में सबका मान वही रहता है, बदलता नहीं है भैया, बदलता नहीं है। विद्युत वाहक बल तो निकल गया। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए सर पहले परिपथ का टोटल प्रतिरोध। परिपथ का टोटल प्रतिरोध तब निकालेंगे, पहले तो हम लोग सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निकाल लें। आओ आओ आओ, मैं आई 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 आजा। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो सभी सेल अपने किस क्रम में जुड़े हैं। आप कहोगे रे सर क्या मजाक कर रहे हैं, आपको दिख रहा है समांतर क्रम में जुड़े हैं। वाह, समांतर क्रम में जुड़े। अरे समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r, 1/r डैश ले लेते हैं। तो 1/r डैश बराबर 1/r1, r1 का कमवा r, 1/r2, r2 का कमवा r, 1/r3 डॉट डॉट लेकर के 1/r ना लेकर के n तक। अगर दोस्तों ये 3 तक होता 3/r लिखते, 5 तक होता 5/r लिखते, 50 तक होता तो 50/r लिखते, n तक है n/r लिख देंगे। तो 1/r डैश बराबर n/r, तो r डैश बराबर, इसको मैंने पलट दिया, इसको भी पलटना पड़ेगा, ये हो जाएगा r/n। ये दोस्तों क्या आया, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अरे अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो बोलो भैया परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखो कुल प्रतिरोध इन सभी के साथ ये वाला, आप देखो अरे सर ये वाला समांतर क्रम में जुड़ा नहीं, काट डालेंगे अभी, समांतर क्रम में नहीं है, समांतर क्रम में नहीं है बाबा। देखो कैसे, अब बताओ ये सेलों से जो धारा मिली वही धारा इसमें तो जा रही है। क्या ऐसा है कि इसमें से जो धारा आई, मान चलो यहाँ धारा मिली आई, सबका मिल करके आई हुआ, क्या इसमें कुछ दूसरा जा रहा है? आपको अगर नहीं सर, इसमें से जो धारा मिला वही धारा तो बेचारा यही पा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। धारा का मान समान हो तो श्रेणी क्रम होता है, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। कमाल की बात है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध R/n प्लस R, दोनों श्रेणी क्रम में है, R1 प्लस R2। अच्छा यहाँ पे R का n का क्या ले ले,
एलसीएम ले लें, चलो ज़्यादा बाद में लेते हैं ना, बाद में लेते हैं तब बाद में। देखो कैसे, अब ये देखो हमें क्या मिल गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध मिल गया, परिपथ का कुल विद्युत वाहक मिल गया। अब क्या निकाल लेते, धारा। यदि इन सेलों के कारण प्रवाहित धारा आई हो, यदि इन सेलों के कारण, यदि इन सेलों के कारण, यदि इन सेलों के कारण प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या हो, स्मॉल आई हो, स्मॉल आई हो, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, आई बराबर, अरे वही फार्मूला, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत को देखो ऐसे लिखते हैं, वाहक को ऐसे लिखते हैं, और बल ये हो गया। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध है, परिपथ का कुल प्रतिरोध है। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल हमने क्या निकाल के रखा है, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल हमने निकाल के रखा है E, और परिपथ का कुल प्रतिरोध हमने निकाल के रखा है यहाँ पे देखो R/N प्लस कैपिटल R। ये R का हम लेंगे एलसीएम, तो I बराबर क्या हो जाएगा, E बटे, बल्कि मैं यहीं कर देता हूँ ना, क्योंकि अभी हमें नोट ज़रूरत पड़ेगी तो जगह कम पड़ेगा, हो सकता है जगह ऐसे में एडजस्ट किया जाए, वैसे होगा नहीं फिलहाल। चलो तो देखते हैं, E बटा स्मॉल r प्लस एन आर बटा एन। अब ये एन कहाँ जाएगा, ऊपरा चला जाएगा, एन कहाँ चला जाएगा, ऊपरा। आई बराबर एन ई बटा आर प्लस एन आर। ये दोस्तों हमारा निकल के चला आया, आ गया, ठीक है, फार्मूला आ गया यार, ठीक। अब दोस्तों पता हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट पॉइंट लगाएंगे कि हमें धारा कब ज़्यादा मिलती है। तो नोट पॉइंट वन जब लगाते हैं ना, देखो क्या लगाते हैं, यदि दोस्तों स्मॉल r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तब देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर एन ई बटा आर। ये दोस्तों कमाल हो गया। यहाँ पे देख रहे हो ना, ई बटा आर, एक लाइन में इसको और देखो लिख दूँ तब आपको और मज़ा आ जाएगा, बराबर एन ई बटा आर। ई बटा आर मतलब होता है दोस्तों एक सेल के कारण प्रवाहित धारा। ई बटा आर मतलब होता है एक सेल के कारण प्रवाहित धारा। आप दोस्तों कितने सेल लगाए हो, ऐसे आप कहोगे एन सेल लगाए हैं, और एन सेल के कारण हमको कितनी धारा मिली, जितनी एक सेल से मिलती है उसका एन गुना, जितनी एक सेल से मिलती है ना उसका एन गुना मिल रहा है। इसका मतलब है दोस्तों हमको धारा ज़्यादा मिला, हमको धारा ज़्यादा मिला। अरे हमको धारा ज़्यादा कब मिला, जब हमने आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या रखा, ज़्यादा रखा, बाह्य प्रतिरोध का मान कम रखा, तब। अच्छा, अगर यही नोट पॉइंट दूसरा देखें तो नोट पॉइंट 2 में देखो आपको क्या मिल जाएगा। नोट 2 में आपको यदि लिखें, यदि आप समझ गए होगे आर, छुटका आर बहुत है कम है एन आर से, तब दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, तब आपका आई बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एन ई बट्टे एन आर, और एन छटक गया तो आई बराबर क्या मिला, ई बटा आर। अब बताओ, लो भाई हमने कितना सेल लगाया, हमने सेल लगाया दोस्तों एन सेल लगाया, लेकिन अपने को धारा कितनी मिली, अपने को धारा मिली केवल एक सेल के बराबर। लो भैया सुन लो इनकी, हमने लगाया एन सेल और धारा कितनी मिली, जितनी खाली एक सेल से मिलती है। तो बताओ हम क्या ऐसे सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे अगर हमको धारा चाहिए? नहीं भैया, हमको अगर धारा ज़्यादा चाहिए तो हम तो ऐसे सेलों को जोड़ेंगे जब हमको धारा एन गुना मिले, ज़्यादा मिले, भर भर के मिले। कब मिलेगा? जब हम आंतरिक प्रतिरोध का मनवा बाह्य प्रतिरोध से बहुत ही ज़्यादा रखेंगे। ठीक, तो आप इस शब्द को थोड़ा बनाओ ना कि लिखोगे ना अपने शब्दों में, जैसे मैं अपने शब्दों में बोलता हूँ वैसे आप भी लिखोगे ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये रहा भैया समांतर क्रम में संयोजन कब, जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल अलग 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 हो। चलो आओ भाई इसको देख लेते हैं। ठीक है,
मैं साइड हुआ हूँ तो भाई क्या बात है, लेकिन आप लोग ना जितना मैंने बताया ना वो सब जरूर लिख लिया करो। नहीं लिखोगे तब भी बस केवल यहाँ पे ये चीज़ आपको बोलने आना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, कि कब धारा अधिक प्राप्त हुआ है, कब कम हुआ है। यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे n गुना मिला है, यहाँ पे n नहीं है, ठीक है, n कट गया है, ठीक है। शब्द लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखो तब भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे और अच्छा लगेगा, ठीक ना, और कोनो बात थोड़ी है। चलो आते दोस्तों हम लोग अब क्या देखने लेते हैं, जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। समांतर क्रम का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट का नाम क्या है, जब 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 सभी सेलों का जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो। क्या हो भाई, अलग अलग हो। अब दोस्तों सभी सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है, अलग अलग है। अब हम इसको किस क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तब देखो क्या तमाशा होने वाला है। आओ दोस्तों करते हैं तमाशा, नौटंकी करते हैं। देखो ये पहला सेल हो गया और इस सेल के साथ इसका ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक है। और पास बनाते हैं क्या, और इसको पास बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर लंबा मिलेगा ना तो काम भी चल जाएगा। देखो ये देखो हमारा पहला सेल हो गया, सेल के साथ ये उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक। ये दूसरा सेल हो गया, उसके साथ ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक। दो सेल ले लिया दोस्तों मैंने, ठीक है। और ठीक, दो सेल तो बहुत है। और इनके साथ ये देखो बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया गया है, ये है बाह्य प्रतिरोध, इसके साथ ये कुंजी उंजी लगा दी गई है, ठीक। इनके साथ ये क्या कर दी गई है, कुंजी उंजी लगा दी गई है, ठीक। दो सेल हमने ले लिया। इस तरीके से ढेर सारे सेल ले सकते हो, लेकिन उन सेलों में ना मैंने किरचॉफ का नियम बताया हुआ है ना, उन सेलों में किरचॉफ का नियम लगाना या फिर और तरीका लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दो से लेके समझाते हैं, बाकी इसी प्रकार अगर n सेल जुड़े हों तब के लिए काम चला लेते हैं। बतिया समझ रहे हो ना। चलो भाई पहला सेल है तो इसका विद्युत वाहक बल अलग अलग है, तो E1 होगा, इसका E2 हो जाएगा। अगर विद्युत वाहक बल अलग है तो बताओ का आंतरिक प्रतिरोध समान हो सकता है का, सवाल ही नहीं होता। तो करो ना अलग अलग, R1 R2 और ये दोस्तों बड़का R, और ये कुंजी कुंजा लगा दिया गया है, ठीक है। प्लस माइनस धारा I1 इस सेल से, ये धारा है I2, ठीक। इसमें से I1 प्लस I2 मिल गया, इसमें जो धारा जाएगा I1 प्लस I2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकता है। इसका नाम रख देते हैं ये है दोस्तों AB और ये है CD, AB और CD, ठीक। अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इसकी कहानी। अब कहानी में देखो क्या है, बड़ी रोचक कहानी है, ठीक है। सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे राजा होता है और रानी को लेके भाग जाता है। अभी कुछ ऐसे कहानी मिलेगी, आपको आनंद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे A और B है और यहाँ पे C और D है। तो AB और CD किस क्रम में जुड़े हैं? आप कहोगे रे सर AB और CD समांतर क्रम में जुड़े हैं, कहाँ है कि इसमें धारा अलग अलग है। ये दिख भी रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है भाई, एकदम दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है कि AB और CD में धारा अलग अलग है, AB और CD में धारा अलग अलग है। इसका मतलब है कि AB और CD समांतर क्रम में जुड़े हैं। एक लाइन में लिखता हूँ AB, इसे लिखता हूँ शाखा AB, ये चलो शाखा का क्या है, भार में जाए शाखा। AB व CD किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब दोस्तों समांतर क्रम में है तब इनके सिरों का विभवांतर समान होगा, तब इनके सिरों का जो विभवांतर होगा वह क्या होगा? समान होगा। अब दोस्तों ये विभवांतर निकालना है, ये विभवांतर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल बताया हुआ है,
उसमें न्यूमेरिकल में 3 सवाल और तीनों सवाल में विभवांतर निकालना था। तो मैंने बताया कि अगर सेल लगा होता है, विभवांतर निकालना है, सेल लगा होता है तो v बराबर e माइनस आई आर लगाते हैं। अगर सेल नहीं लगा है दोस्तों तो v बराबर आई आर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताओ सेल लगा है कि नहीं। आपको वाह सर मज़ा आ गया, सेल लगा है। मैंने पिछला क्लास आपका न्यूमेरिकल का देखा है, उसमें आप फंसे थे कहीं पे। ठीक है, वो देखे हो ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो सेल लगा है। जब दोस्तों सेल लगा है तब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, v बराबर e माइनस आई आर। ई माइनस आई आर कहोगे सर यहाँ पे E1 है, I1 है, R1 है, लेकिन आपने बताया कि AB व CD समांतर क्रम में है, इसलिए इनके सिरों का विभवांतर समान है, तो यहाँ पे V1 नहीं लिखेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया दोस्तों। तथा अच्छा बताओ, तथा V बराबर E2 माइनस I2 R2, इसको मैंने लिखा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बन के आपके सामने तैयार हो गया। इसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ भाई। अच्छा अब देखो, हम लोग यहाँ पे मैथ का रूल ये नहीं लगाते कि 2 पक्ष हैं, इसका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा, ऐसा कुछ नियम यहाँ पे नहीं लगाते हैं। करते क्या है, कुछ हम लोग दोस्तों अलग करते हैं, और इतना अलग करने का प्रयास करते हैं कि आपको देख करके ना, अभी आपको देख करके ना 4 गाली आने वाली है। ठीक है, देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। समीकरण 1 में R2 से और समीकरण 2 में R1 से गुणा करके जोड़ते हैं। ठीक है, इस बात को मैं लिख दूँ, नहीं तो क्या तुम लोग गाली आए ना, थोड़ा कम आए। ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, R2 से, समीकरण 1 में R2 से तथा समीकरण 2 में R1 से, समीकरण 2 में R1 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करके जोड़ते हैं। आप सोचोगे सर ये सब क्या ज़रूरत है आपको करने की। सिंपल आप बताते, समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष आपका से बराबर है। लेकिन भैया मैं इसे कर देता, लेकिन हम जो बताना चाहते हैं, जो हम निकालना चाहते हैं, वो निकलेगा नहीं, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं जान रहा हूँ आपको देख के लाली चाह रही होगी, आपको लग रहा है ये सर दोनों बराबर दिख रहे, मेरा मन ललचा रहा है कि 1 और 2 को बराबर कर दो। E1 माइनस I1 R1 बराबर E2 माइनस R2, खेला खत्म, पैसा हजम। लेकिन नहीं, आप पसंद क्या करना चाह रहे हैं। देखो समीकरण 1 में R2 से तथा समीकरण 2 में R1 से गुणा करके जोड़ते हैं, या गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर आओ जोड़ देते भैया, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं, V में गुणा करना किसका, R2 का, प्लस जोड़ देता है V, इसमें कितने गुणा करना है, R1 का। वाह भाई, बराबर किधर वाला काम हो गया, बराबर। इसमें पूरे में कितने से गुणा करना है, आप कहोगे सर R2 से, जल्दी करिए थोड़ा। E1 R2 माइनस I1 R1 R2, वाह, जोड़ते हैं, प्लस लगाएंगे। E2 R1 माइनस I2 R1 R2। चलो भाई ठीक है, ठीक सर, अपनी मनमानी करिए। दोनों में क्या कॉमन है, हाँ सर V कॉमन है। आओ भाई, V कॉमन ले लिया मैंने। R1 प्लस R2 बराबर, इन दोनों को मैं साथ में लिखता हूँ। किसको किसको सर साथ लिखते हैं, देखो इसको मैं साथ लिखता हूँ। लिखिए सर, लिखिए, देखते क्या करना चाहते हैं आप। E1 R2 माइनस, नहीं सर प्लस E2 R1 माइनस I1 R1 R2 माइनस I2 R1 R2। अब दोस्तों आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो, क्या देख रहे हैं सर। अच्छा एक लाइन और लिखता हूँ तब मैं दिखाता हूँ, एक लाइन मैं और लिख दूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूँ। R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस, इन दोनों में R1 R2, यहाँ भी R1 R2 यहाँ कॉमन है। अच्छा माइनस मैंने कॉमन ले लिया R1 R2 का, लेकिन लिखा उधर काहे खातिर अभी पता चलेगा। ये देखो I1 प्लस I1 प्लस I2 R1 R2, वाह भाई, मैंने कॉमन ले लिया दोस्तों। माइनस यहाँ पे कॉमन लिया तो माइनस कॉमन ले लूँगा, प्लस हो जाएगा। R1 R2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। यस सर, ये तो मज़ा आया, ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हमें। आपने यहाँ पे दोनों इसको बराबर कर दिया, इसको बराबर करके कॉमन ले लिया, वाह। अब मैं इसको उधर भेजना चाहता हूँ, भेज दीजिए। चलो भाई भेजते हैं। देखो दोस्तों स्वागत करो उसको भेजने में। ठीक है, जा रहा है ये नल्ला पाकिस्तान। ये क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, मतलब
मैंने यहाँ पे देखो 1 2 3 पद है ना, लेकिन मैं इन दोनों को एक मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ? अभी हम लोग तुलना करेंगे v बराबर e माइनस आई आर से। किससे तुलना करेंगे? v बराबर e माइनस आई आर से। अच्छा, माइनस i1 प्लस i2, r1 r2 तो पहले से है, बटा में हो गया r1 प्लस r2 ना। आहा, क्या बात है। अब इसकी मतलब इतने की तुलना करते दोस्तों। तुलना किससे करते हैं? v बराबर e माइनस आई आर से। v बराबर e माइनस आई आर से तुलना करते। अच्छा, तुलना कर दीजिए सर। जब तुलना करेंगे मेरे भाई तब देखो क्या होगा, v के बराबर e जो है ना, e जो है दोस्तों आपका इतने के बराबर। देखो जरा ये सर्किल को देखो, इतने के बराबर। हाँ सर, ये तो मानेंगे, मानोगे ना एकदम। r जो है ना, ये देखो इतने के बराबर है। वाह सर, क्या मस्त आपने गोला बनाया है। ठीक है, तो ये आपका e इतने के बराबर, r जो है इतने के बराबर है ना, एकदम बराबर है। तो अब हम लोग वही लिखते हैं कि तुलना करने पर, कि तुलना इतने v बराबर e माइनस आई आर से करने पर अरे तुलना करने पर हमको कहाँ मिला कि e बराबर e1 r2 प्लस e2 r1 बटा r1 प्लस r2। वाह भाई, चलो भाई। अभी देखो दोस्तों, मेरा यहाँ से ना अभी जी भरा नहीं है। मैं तुम लोगों को भी और परेशान करना चाहता हूँ। देखो क्या परेशान करना चाहता हूँ। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा अंश, ये नीचे वाला कहलाएगा हर। अब इन अंश और हर में मैं r1 r2 से भाग देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसके अंश और हर में r1 r2 से भाग देता हूँ। देखो कैसे देता हूँ भाग। आप क्या देख रहे हो, आपको e बराबर मिला है इतना बोले तो e1 r2 प्लस e2 r1 भाग दे दिया r1 r2 से। वाह सर, करिए मनमानी, देखते हैं। r1 प्लस r2 भाग दे रहे हैं r1 r2 से। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, क्या अगर मैं समान संख्या से भाग दूं, क्या मनवा में कोनो दिक्कत होगा का? तो आपको करिए सर कोई दिक्कत तो होता नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत हो रहा है। इतना बड़ा आप क्या करना चाह रहे हैं भाई? देखो बस थोड़ा सा और देखोगे अभी आपको मजा आ जाएगा। अच्छा देखो, इतना बटा इतना करोगे तो r2 खिसक लिया, इतना बटा इतना करोगे तो r1 खिसक लिया। तो आपको क्या मिला? आपको मिला सर यहाँ पे e1 बटा r1 प्लस और क्या मिला, e2 बटा r2 बटे। अच्छा, बटे में भी जब इतना बटा इतना करेंगे, इतना बटा इतना करेंगे, इतना बटा इतना करेंगे, देखो इसको थोड़ा ढंग से लिखें। ये देखो ऐसे, इतना बटा इतना करेंगे, इतना बटा इतना करेंगे, समझो यार। ऐसे देखो, ये देखो ऐसे r1 बटे r1 r2 प्लस r2 बटे r1 r2। जब करेंगे ना, r1 कट गया, r2 कट गया, यहाँ बचा 1 बटा r1, यहाँ बचा 1 बटा r2। r1 पहले, r2 बदवा में, 1 बटा r1 प्लस 1 बटा r2। लो भाई मुबारक हो, यही तो मैं चाहता था आपको निकाल के दिखाना। ठीक है, ये सर आप इतना बड़ा निकाल के क्या दिखाना चाहते हैं? ये भैया ना इस पर कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे लगाने को। ये न्यूमेरिकल को आप तभी तबाही मचा पाओगे जब ये चीज़ आपको याद रहेगा। e1 बटा r1 प्लस e2 बटा r2 बटे 1 बटा r1 प्लस 1 बटा r2। सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूले पे हम लोग तभी न्यूमेरिकल लगा पाएंगे जब ये डेरिवेशन देखे रहेंगे और ये फार्मूला जानते रहेंगे तब। ठीक है, चलो। अच्छा, ये देखो मैंने बताया ना कि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो। ये तो दुइये लिए हैं, अगर इसे ढेर सारे लेते, ढेर सारे बताओ कैसे हो जाते। मैं लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ लिख दूँ। ठीक है, यदि n सेल जुड़े हों तब, यदि n सेल जुड़े हों तब क्या हो जाएगा? तब आपका जो E बराबर है e1 बटा r1 प्लस e2 बटा r2 प्लस डैश कहाँ तक, 4 5 6 10 20 50 100 लाख n तक, en बटे rn बटे 1 बटा r1 प्लस 1 बटा r2 प्लस डैश 1 बटा rn। तो ये दोस्तों आपका निकल जाएगा कब? जब आपके n सेल जुड़े हों तब।
जब आपके यन सेल जुड़े हों तब के लिए। ठीक, अभी तो हमने तुलना किया ई वाला, अब की बारी है तुलना करने की आर की। अब बारी है तुलना करने की आर की। और दोस्तों आर की भी तुलना करते हैं। तो आर की तुलना करने के लिए भाई जगह ज़रूरी है ना, एकदम जगह ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिगर मिटाते हैं। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ भैया, आपकी बार कुछ अलग से लिखना नहीं है, जो सामने दिख रहा है वही सब बढ़िया तरीके से आपको वीडियो को रोक करके एकदम सुंदर तरीके से उतार लेना है। ठीक है, चलो भाई हो गया होगा। अब आते दोस्तों आगे, अब आगे आते हैं, आगे धीरे धीरे कदमों के साथ आते हैं। और क्या करते हैं आकर के हम लोग करते हैं ना, क्या करते हैं कि स्मॉल आर की जो तुलना करे थे, स्मॉल आर की तुलना करने पर हमको क्या मिला, स्मॉल आर की तुलना करने पर हमको मिला कि स्मॉल आर बराबर हमको मिला R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब बताओ, इतना बटा इतना लिख सकते हैं क्या? आपको अगर ये सर सेंटी हो गए का, इतना नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। अच्छी बात दोस्तों, नहीं लिख सकते। मैं लिखना चाहता हूँ, फिर भी मैं लिखना चाहता हूँ। तो आप कहोगे अरे सर पलटिए ना, तब पलट दीजिए, पलट देंगे तो आप लिख लेंगे, पलट देंगे तो मैं लिख लूँगा। देखो पलट देता हूँ, तो इसको पलटूंगा तो हो जाएगा बेचारा 1/r, इसको पलटूंगा तो R1 प्लस R2 बटे R1 R2। 1/r बराबर 1/1 नहीं सर, R1 बटा R1 R2 प्लस R2 बटा R1 R2। R1 खिसक गया तो पहले एक लिखता हूँ 1/r1, फिर लिखता हूँ 1/r2। ये तब के लिए है जब परिपथ में दुई सेल हों, यन सेल जुड़े हों। यदि यन सेल जुड़े हों तब, यन सेल जुड़े हों तब 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश 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 1/rn। अब आप कहोगे सर आपने इतना बड़ा डेरिवेशन कराया है ना, इस पर न्यूमेरिकल ज़रूर करवाइएगा, ज़रूर करवाइएगा। एकदम भैया, आपकी किताब में ना जितने सवाल है ना न्यूमेरिकल में, ऑल टू ऑल मैं आपके सामने लगवाने वाला हूँ, ऑल टू ऑल। तो दोस्तों ऑल टू ऑल सवाल लगवाएंगे। ठीक है, आप एकदम अपने आप को ना छोटा मत समझिए। ठीक है, इतना धमाका करने वाला हूँ कि आप सोच नहीं पाओगे सर इतना सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, आपको ऑल टू ऑल को मेरा मित्तल बुक का न्यूमेरिकल मिलने वाला है, हर एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिलने वाला है। बाकी बीच में जो मैं न्यूमेरिकल लगवा देता हूँ ना, वो समझो आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए गिफ्ट है दोस्तों। चलो, तो आज की क्लास में पता हमने क्या क्या देख लिया, सेलों का संयोजन देखा। सेलों का संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हमने दो देखा, एक देखा जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो, और दूसरा देखा जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल अलग हो। ठीक है, अब दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई ऐसे ही एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, और लक्ष्य टारगेट एकदम बना के रखिए कि अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार होके रहेगा तो होके रहेगा दोस्तों। ये आप दम मूड बना लीजिए कि अब की बार तो 90 पार हो ही रहेगा। ठीक है, तो 90 पार दम करने में जुट जाइए पूरी लगन ईमानदारी के साथ। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना प्यार दुलार स्नेह मुझ पे ऐसे ही बरसाते रहना, और मैं उसमें ऐसे ही मस्त होकर भीगता रहूँ। ठीक है, चलो चलते फिर, सबको बाय बाय।